एक टाइम था जब नई नई बनी गर्लफ्रेंड का लैंडलाइन उसकी जगह उसके पापा ना उठाने से ज्यादा डर लगता था कि जो ये भीख मांग के कंप्यूटर मैंने लिया है उसमें वायरस ना आ जाए। Life in the modern world has a new anxiety these days. Just as we've become totally dependent on our computers, they're being stalked by saboteurs. Saboteurs who create computer viruses. It was first spotted at NASA Ames and RAND. It came from California, maybe. Traveled by electronic mail. It spread across America. खैर अब तो ये खेल ही खत्म हो गया, ना कोई वायरसेस के बारे में बात कर रहा है और ना कोई एंटीवायरसेस को खरीद रहा है। चुल उठी ना कि आखिर वायरसेस को हुआ क्या सच में हमारे कंप्यूटर में से वायरसेस खत्म हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो रोज ये डेटा ब्रीच जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आओ पहले वायरसेस की हिस्ट्री समझते हैं। 1971 में पहला कंप्यूटर वायरस लैब में एक एक्सपेरिमेंट की तरह बनाया गया और उसको नाम दिया क्रीपर। और ये बेचारा बड़ा शरीफ सा वायरस था। इसका सिर्फ इतना सा काम था कि अपनी ही इतनी कॉपीज बना लेनी है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर की सारी स्टोरेज खत्म हो जाए, और एक बार स्टोरेज खत्म हो जाती थी तो ये सिर्फ एक आउटपुट प्रॉम्प्ट देता था और कहता था आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। पर ये अच्छा टाइम ज्यादा दिन नहीं चला। दुनिया में बढ़ती बुराई के साथ साथ वायरसेस भी और बुरे होते गए, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1986 में आया ब्रेन वायरस। ये क्रीपर जितना शरीफ नहीं था, ये आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर को रिप्लेस करके करप्ट कर देता था और आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होता था। ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के जमाने की बात है। और फिर बढ़ते कलयुग के साथ 1998 में आया CIH वायरस, जिसको चिरनोबिल वायरस भी बोलते हैं। और पता है ये वायरस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि उनके सीनियर्स जो कि उस जमाने में एंटीवायरस डेवलपर बन गए थे, वो इनके सामने कुछ ज्यादा ही चौड़े हो रहे थे। और भाई उनके चौड़े होने के चक्कर में क्या तबाही मचाई इस वायरस ने। दुनिया के 6 करोड़ पीसीस को इसने इफेक्ट किया, जिससे पूरी दुनिया में 8,200 करोड़ का नुकसान हुआ। और इसके बाद इसका भी बाप आया। सन 2000 में आया आई लव यू वायरस, और सिर्फ 10 दिन में वर्ल्ड वाइड इसने 5 करोड़ से भी ज्यादा सिस्टम्स को अफेक्ट किया। और इतनी तेजी से ये इसलिए फैला क्योंकि ससुरा इंटरनेट का इस्तेमाल करता था। आता ये था ईमेल से, जिसका सब्जेक्ट होता था आई लव यू, और डेस्परेट लौंडे ईमेल में टेक्स्ट फाइल को खोल लेते थे इश्क का इजहार पढ़ने के लिए। पर भाई वो टेक्स्ट फाइल नहीं, वो VBS फाइल होती थी, यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। और ये रन होते ही आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स को VBS फाइल में कन्वर्ट कर देती थी, यानी कि सारा का सारा डेटा उसी टाइम खत्म। और उसके बाद आपका आउटलुक हैक करके आपके ईमेल एड्रेस से सारे कॉन्टैक्ट्स को वही आई लव यू वाला ईमेल भेजती थी। इसने इतना गंद मचाया कि फोर्ड जैसी कंपनियों को पूरे 10 दिन तक अपने ईमेल सर्वर्स को बंद करना पड़ा। और साथ ही इतने सिग्निफिकेंट नंबर्स में फैला कि पूरी दुनिया के 10% सिस्टम्स को इसने अफेक्ट किया। और वर्ल्ड वाइड नुकसान सुनोगे, 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया सिर्फ इस वायरस ने। इसको फिलीपींस के एक 24 साल के लड़के ने बनाया था, जो कि पकड़ा गया, लेकिन उसको कोई सजा नहीं हुई। 80,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड नुकसान करने के बाद इनके पास सिर्फ यही कहना था कि भाई साहब इसके अराउंड तो हमारे पास कुछ रूल्स ही नहीं है, और वो भाई छूट गया। पर अब सवाल यह है कि जब सन 2000 में ईमेल्स और इंटरनेट के थ्रू इतनी तबाही मच रही थी, तो अब तो 4G 5G दुनिया भर के जी आ गए। अब क्या हो रहा है? अब ऐसी तबाही वाली न्यूज क्यों नहीं आ रही? या शायद वायरसेस ने खेलने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। मगर पहले जानते हैं कि ये वायरसेस वाला खेल खत्म कैसे हुआ। तो मेजरली 2 तरीकों से ये वायरसेस फैलते थे। पहला स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव, और दूसरा इंटरनेट के जरिए। तो जो ये पहला तरीका था स्टोरेज डिवाइसेस से फैलने वाला, ये तो दूसरे तरीके यानी कि इंटरनेट ने ऑलरेडी खत्म कर दिया, क्योंकि अब कोई फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। सारे लोग फाइल्स अपनी अपनी इंटरनेट पे ही भेज रहे थे। तो स्टोरेज से फैलने वाला तो रास्ता ही बंद हो गया वायरसेस के लिए। पर ये जो दूसरा तरीका था इंटरनेट के थ्रू फैलने वाला, इसको तो भाई खत्म कर नहीं सकते थे, और आज तक भी इंटरनेट तो चल ही रहा है। पर इससे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट के थ्रू वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण था क्या, और वो था हमारा प्यारा दुलारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। 2004 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर 95% था। पर इसमें दिक्कत क्या थी? इंटरनेट एक्सप्लोरर में स्लो और बगी होने के अलावा एक दिक्कत और थी, और वो थी उसकी वल्नरेबिलिटीज। इंटरनेट एक्सप्लोरर हर वेबसाइट को बाय डिफॉल्ट एक्सेस देता था जावास्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट रन करने की, और इन स्क्रिप्ट्स के जरिए एक तरीके से ब्राउजर को पूरे सिस्टम का एक्सेस मिल जाता था, और साथ ही उस वेबसाइट को जो उस ब्राउजर में खुली हुई थी। मतलब जो ब्राउजर में वेबसाइट खुली हुई है वो आपके सिस्टम में कुछ भी डाउनलोड करके रन कर सकती थी।
वायरसेस भी। अब आपको लग रहा होगा ये कितनी बकवास बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने तो इसको सबसे पहले बंद कर दिया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ अपने फोरम्स पे एक ट्यूटोरियल डाला जिसमें उन्होंने बताया कि बाय डिफॉल्ट ऑन जावास्क्रिप्ट और विजुअल स्क्रिप्ट जो रन होती है हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, उसको आप डिसेबल कैसे कर सकते हो। और आपको पता है कितने ही लोगों ने ये किया होगा। लेकिन इवेंचुअली ये ना करते हुए एक चीज जो लोगों ने अच्छी करी वो ये करी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ना शुरू किया और शिफ्ट हो गए गूगल क्रोम पे। और क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरफ विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट नहीं करता था, यानी कि वो वायरसेस जो वेबसाइट्स के थ्रू ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके और रन हो जाते थे, उनकी तो नौकरी ही चली गई। पर अभी भी अनसेफ वेबसाइट्स यूजर को ट्रिक करके वायरस डाउनलोड करवा सकती थी। और ये वही एरा था जब लोग पॉर्न देखते देखते अपने कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड कर लेते थे। और 2010 तक इसका भी इलाज हो गया। आपको याद होगा पहले विंडोज में कोई भी किसी भी तरीके का अपडेट नहीं आता था। जो सिस्टम के साथ आपको विंडोज मिलती थी वो तभी आपके सिस्टम से जाती थी जब आपका सिस्टम जाता था। मगर 2010 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लेना शुरू किया और बग फिक्सेस के साथ साथ सिक्योरिटी पैचेस भी हमारे विंडोज अपडेट के साथ आने लगे। और उसी टाइम बड़ी टेक कंपनीज के बीच में ये होड़ लग गई कि भाई हमारी कंपनी ज्यादा सेफ है या हमारी कंपनी थ्रेट से ज्यादा सेफ है। और इसी के चलते गूगल जैसी कंपनियां $1 मिलियन तक देने लगी अगर आप गूगल क्रोम को हैक कर सकते हो तो। इसके अलावा एप्पल ने भी अनाउंस कर दिया कि अगर आप उनके आईफोन को हैक कर दो तो वो भी आपको $1.5 मिलियन देंगे। और हर साल ये करोड़ों रुपए हैकर्स को देते भी थे ताकि इनके प्रोडक्ट्स और सेफ होते जाएं और आम यूजर का नुकसान कम हो। और जो हैकर्स इन कंपनी को वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करते थे उन्हीं को हम व्हाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा यूजर्स भी थोड़े टेक सेवी हो गए, किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके सर्फ नहीं करते थे और यूजर्स अपना ज्यादातर टाइम फेसबुक, Amazon और गूगल जैसी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स पे गुजारने लगे जहां से वायरसेस आने का रिस्क बहुत ही मिनिमल था। और इतनी सारी कंबाइंड चीजों की वजह से आज हम वायरस फ्री इंटरनेट को एक्सपीरियंस करते हैं। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अब वायरसेस बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं? नहीं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में आज थ्रेट सबसे ज्यादा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये वायरस बनाने वाले आपके और मेरे जैसे यूजर्स को टारगेट करने के मूड में नहीं है। बोले तो इन हैकर्स का मोटिव थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबसे पहले वायरसेस बनाए जाते थे इस मोटिव से कि वायरस बनाएंगे तो टेक इंडस्ट्री में हमारा नाम होगा। फिर जब से ये टेक कंपनीज उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के पैसे देने लगी तो इस काम में पैसा भी मिलने लगा। और अब इस वायरस वाले धंधे की प्रॉफिटेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो ये टेक कंपनीज पहले वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के $1.5 मिलियन दिया करती थी, आज के हैकर्स उनसे 100 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। पर कैसे? वो ऐसे कि मान लो आप एक हैकर हो और आपने सालों लगा के विंडोज के अंदर एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली, तो क्या आप उस वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल इसलिए करोगे कि एक किसी आम यूजर के कंप्यूटर में वायरस डालो और उसकी स्क्रीन पे लिख दो हो आपका कंप्यूटर हैक हो गया है? या फिर आप बड़ी कॉर्पोरेशंस जैसे एयरटेल या जियो जैसी कंपनी को टारगेट करोगे जहां से आपको एक साथ करोड़ों यूजर्स का डेटा मिल सकता है, जिसको बड़ी आसानी से आप डार्क नेट पे बेच के $1.5 मिलियन से कहीं ज्यादा कमा सकते हो। That hackers are stepping up their attacks to access private information and extort victims. Organized crime groups that are targeting companies around the world to steal money, essentially. तो क्या इसका मतलब कि ये हैकर्स और वायरसेस बनाने वाले आम यूजर को टारगेट ही नहीं कर रहे? नहीं। मान लो कि मैं इतना हाई लेवल वाला हैकर नहीं हूं जो इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को हैक कर सके, मुझे आपके और मेरे जैसे नॉर्मल यूजर को ही टारगेट करना है, तो मैं भी कोई ऐसा वायरस नहीं बनाऊंगा जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाए, जाके आपको पता चल जाए कि भाई मेरे सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ है, कोई एंटीवायरस आप लाके उसके अंदर डाल दो और मेरी इतने सालों की मेहनत का कबाड़ा कर दो। बल्कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे आपके सिस्टम को कोई फर्क ना पड़े और मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर सालों पड़ा रहे और आपका डेटा कलेक्ट करता रहे और आपके जैसे लाखों यूजर्स का डेटा रोज कलेक्ट कर करके मेरे पास एक ऐसा डेटा बैंक हो जाएगा जिसको मैं फिर से डार्क नेट पे बेच सकता हूं और करोड़ों करोड़ रुपए बना सकता हूं। और क्रिप्टो करेंसीज आने के बाद ये करोड़ों की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए एक हैकर महोदय ने ये क्लेम किया है कि उनके पास $7 बिलियन के बिटकॉइन है जो उनको दुनिया का 369th रिचेस्ट आदमी बनाते हैं। तो चाहे वायरसेस आज हमें डायरेक्टली इंपैक्ट ना करते हो लेकिन इनडायरेक्टली आज भी बहुत थ्रेट है। तो कुल मिला के जो ट्रेडिशनल वायरसेस थे वो तो अब खत्म हो चुके हैं, आपको डायरेक्टली कोई टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट है वहां बहुत ज्यादा थ्रेट है
और यहीं से आपका डेटा कलेक्ट करके बेचा जा रहा है। अब जब तक दुनिया साइबर सिक्योरिटी वाले थ्रेट से निपटती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि लास्ट टाइम आपने अपने कंप्यूटर में वायरस कब ऑब्जर्व किया था। और वीडियो यहां तक देख ली है तो लाइक बटन जरूर दबा देना, ताकि YouTube मैया को यह पता चल जाए कि लड़का सही काम कर रहा है।